हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि जो न्यूट्रिशन साइंस के हमारे एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है, उसमें के जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। चाहे वो आपका डब्ल्यूटीओ हो, चाहे आपका सीएसी हो, चाहे आपका वो आईएसए हो या फिर वो हैकअप हो, हमने इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझी हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में बेसिकली हम छोटे-छोटे टर्म को समझने वाले हैं। जैसे जैसे आहार की क्या है, नैदानिक आहार क्या है, स्वास्थ्य क्या है, कुपोषण क्या है। ऐसे-ऐसे कुछ हमारे टर्म हैं जो कि आपके जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड उसी का है। और आप लोग कह रहे थे कि हमें एनसीईआरटी की जो है थ्योरी करवा दीजिए, तो बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे ई बुक के माध्यम से आपको सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो जो ई-बुक से मुझे करवाना है तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बुक सामने रहती है तो नोट्स वग़ैरह आराम से बन जाते हैं। लेकिन ई-बुक के माध्यम से करवानी है तो मैं ज़रूर करवाऊँगी आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा टाइम आप मुझे दीजिए। मैं अभी आपका कल से स्टार्ट कर रही हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके नोट्स कंप्लीट करूँगी एनसीईआरटी के। जब आपके 1-2 नोट्स तैयार हो जाएँगे, फिर मैं बीच में उसकी क्लास ले लूँगी, ठीक? तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और ऐसा नहीं है कि जो आपने पिछली बार पढ़ा था, वही आपको इस बार भी पढ़ने को मिलेगा। अब जो चीज़ें पढ़नी है, वो तो पढ़नी ही है। हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस बार देखने को मिलेंगी। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने एक बार पढ़ा, जब आप दूसरी बार पढ़ते हैं उसी टॉपिक को, तो कुछ न कुछ उसमें नया ज़रूर ऐड करते हैं। ऐसा होता है ना? तो हमको भी वही करना है। जो हमारा पिछली बार जो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन किया था, उसमें से जो भी हमारे टॉपिक छूट गए थे, हम उसे इस बार कवर अप करेंगे। चीज़ों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि क्वेश्चन कितने अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो हमें अपने जो हमारे ब्रांचेज़ हैं, इन सभी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अब क्वेश्चन काफ़ी अंदर से पूछे जाते हैं। तो हम अपनी कल से जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन की साइकिल चलेगी, यानी कि सबसे पहले हम अब एक्सटेंशन एजुकेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे होम मैनेजमेंट, फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन साइंस या फिर हम देखेंगे टेक्सटाइल और उसके बाद फिर हमारा टेक्सटाइल लास्ट में हमारा सीडी चलेगा। बीच-बीच में हम जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझते हुए चलेंगे, ठीक? तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें कुछ बेसिक से टर्म को समझना है। हालाँकि हम सभी इन सब से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको थोड़ा बहुत समझना ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आहार के बारे में कि ये आहार क्या है, ठीक? अगर हम बात करें आहार की, तो आहार क्या है? यह आपका एक प्रकार से हम ये बोल दें कि जो हमारे छोटे-छोटे टर्म हैं, उनकी परिभाषाओं को हम देखेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे बस। तो आहार की क्या है? यह आहार से संबंधी शाखा है। आहार की क्या है? तो ये आपके आहार से संबंधी शाखा है, जो खाद्य पदार्थों के उपयोग के साथ संबंधित है और यह स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित करने की विधि है। आहार की क्या है? तो आहार की हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये आहार से संबंधित है। यानी कि आहार संबंधी ये शाखा है जो कि खाद्य पदार्थों के उपयोग से ये संबंधित है। ये जो स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए चिकित्सक द्वारा निर्धारित करने की एक विधि होती है। यह आहार चिकित्सा में आम तौर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक जीवन शैली का संशोधन शामिल है। जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी अनाप-शनाप खाते रहते हैं, अनाप-शनाप का मतलब ये कि जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया, आपने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, आपने वसा ज़्यादा ले लिया, तो जब आपको कोई बीमारी है और आपने ये सारी चीज़ें ज़्यादा ले ली,
लेकिन जब एक चिकित्सक जो आहार की सलाह देता है, जो वो आहार तालिका बनाता है और उसके हिसाब से जब हम भोजन करते हैं, तो इससे हमारे जो जीवन शैली है उसमें सुधार आता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक? जिसमें मरीज के भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार सूची इसके अंतर्गत तैयार की जाती है। हमने बताया ना कि जैसे आपने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, लेकिन आपको किडनी की समस्या है। अब किडनी की समस्या होने पर भी आपने क्या किया? प्रोटीन ज़्यादा ले लिया। मधुमेह है, आपने कार्बोहाइड्रेट का मोनोफॉर्म ले लिया। आपको हार्ट की कोई दिक्कत है, हार्ट में कोई दिक्कत है, आपने फैट फिर भी ज़्यादा ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य पर बैड इफ़ेक्ट डालेंगी। लेकिन जो आहारिकी है, आहारिकी के माध्यम से चिकित्सक इसमें जो है आपके भोजन संबंधी सूची को तैयार करता है और इसी जो उसने भोजन संबंधी सूची को तैयार किया है, इसे मरीज़ ग्रहण करता है। यानी कि कोई मरीज़ होता है, जो किसी न किसी रोग से ग्रसित होता है। तो जब वो डॉक्टर के बताए गए आहार को ग्रहण करता है या जो डॉक्टर ने उसको आहार सुझाया है, उसके हिसाब से वो अपना भोजन करता है, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है, उसके जीवन शैली में संशोधन होता है। ठीक? तो बेसिकली आहार की वही है जो डॉक्टर के द्वारा सुझाया गया आहार होता है, जिसे डॉक्टर के द्वारा तैयार की गई एक सूची होती है। अभी कोई भी व्यक्ति है, अगर जैसे वो किसी भी रोग से ग्रसित है, जैसे अब हमारे यहाँ तो कैंसर आम बात हो गया है, ठीक? आपको कहीं न कहीं आस-पास पड़ोस में ये कैंसर सुनने को मिलेगा और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जहाँ हम भारत को मधुमेह की राजधानी कह रहे थे, वहीं कुछ समय में हम इसे कैंसर की राजधानी कहने लगेंगे, क्योंकि कैंसर हमारे भारत में इतना तेज़ फैल रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो कुछ दिन में हमारा भारत ये मधुमेह की राजधानी ना होकर कैंसर की राजधानी में तब्दील हो जाएगा। तो जब आप देखते हैं कोई कैंसर का पेशेंट है, तो उसके लिए डॉक्टर एक आहार तालिका बनाते हैं। आहार तालिका में कब उस मरीज को क्या देना है, कितना देना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं और मरीज को उसी हिसाब से आहार को लेना होता है। तो यही जो डॉक्टर ने एक आहार तालिका बनाई, यही आपका आहार की कहलाता है। जब मरीज उस आहार तालिका के हिसाब से अपने भोजन को ग्रहण करता है, तब उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है, व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठता है। ठीक? ये आपने समझा आहारिकी के बारे में। एक टर्म आपने समझा, आई होप कि ये आपको ये समझ में आया होगा कि आहारिकी क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टर्म पर, जो कि है आपका नैदानिक पोषण। अब ये नैदानिक पोषण क्या है? ज़रा हम इसको देख लेते हैं। नैदानिक पोषण का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बना देना। नैदानिक पोषण क्या हुआ? जैसे अभी आपने देखा कि आहार की क्या था? आहार की था कि मरीज के लिए जो डॉक्टर सूची बना रहा था, जो वो आहार तालिका बना रहा था, वो आपका आहार की था। नैदानिक पोषण वो है कि किसी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बना देना। नैदानिक आहार विज्ञानी अस्पतालों और निजी प्रैक्टिस में खाद्य पोषण सेवा विशेषज्ञ होते हैं। ये जो नैदानिक पोषण यानी कि नैदानिक आहार बनाते हैं, ये नैदानिक आहार विज्ञानी अस्पतालों और निजी प्रैक्टिस में खाद्य पोषण सेवा विशेषज्ञ होते हैं। ये जो आपका चाहे नैदानिक आहार की बात की जा रही हो, चाहे आपका आहारिकी की बात की जा रही हो, ये एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है। जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। किसी भी व्यक्ति या मतलब ये जो नैदानिक पोषण है, ये किसी भी व्यक्ति अथवा फिर रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल योजना बनाने के लिए बात की जाती है नैदानिक पोषण में। ठीक? तो ये आपका दूसरा टर्म था, जो कि था नैदानिक पोषण। अगर हम बात करें, आपने ये जो हमारा पोषण है, नैदानिक पोषण है, आपने पोषण के बारे में पढ़ रखा है। पोषण के बारे में आपने पढ़ा है, सुपोषण क्या है, कुपोषण क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जब
पहली क्लास ली थी न्यूट्रिशन साइंस की, तभी वहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि ये जो आपका पोषण है क्या है, सुपोषण क्या है और कुपोषण क्या है, इन सारी बातों पर आपने चर्चा कर रखी है। हमने ये सारा सब कुछ देख रखा है, संतुलित आहार क्या है, असंतुलित आहार क्या है। साथ ही साथ हमने टाइप ऑफ फूड यानी कि हमने आहार के प्रकार देखे हैं। संतुलित आहार तो आपका है ही है, तरल आहार है, आपका ठोस आहार है, अर्ध तरल आहार है, इन सभी के बारे में आपने चर्चा कर रखा है। साथ ही साथ जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने कुछ और आहार के बारे में चर्चा किया था, कुछ और टाइप के हमने डाइट देखे थे। जैसे हमने देखा था प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, हमने वेगन डाइट का नाम सुना था, हमने हमने कई प्रकार के डाइट को देखा था। तो अगर आपने उन्हें नोट डाउन नहीं किया है, तो एक बार उन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी प्रैक्टिस हुई है, अभी तक स्टार्टिंग से लेकर वो सारी प्रैक्टिस में आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। आपको रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलेंगे, ठीक? तो वो सारी प्रैक्टिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 40 या 41 क्लासेस आपकी हाल-फिलहाल में कुल मिलाकर हो गई थी, जो आपने प्रैक्टिस सेट 2024 के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहीं पर हो गई है। तो आप जो प्रैक्टिस हो चुकी हैं, उनका भी रिवीजन करते रहा करिए, ठीक? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि है आहारी संशोधन। अब ये आहारी संशोधन क्या है? तो इसका अर्थ है भोजन में पोषक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा और रेशों की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना। मतलब आहारी संशोधन, आहार में हमें अपने संशोधन करना है। संशोधन कैसे करेंगे? तो भोजन में पोषक तत्व आपके, तरलता भोजन की कैसी है, स्वाद, मसाले की मात्रा, उसमें रेशे की मात्रा, आपको जिस तरह से आवश्यकता होगी आप उसको परिवर्तित कर देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति अल्सर से पीड़ित है, तो हमें उसके भोजन में रेशों की मात्रा को घटा देना है, हटा देना है। कोई भी व्यक्ति है जो कि किडनी से संबंधित रोग से पीड़ित है, तो उसके भोजन में से प्रोटीन को हटा देना है, ठीक? अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है, तो उसके भोजन में हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना है। तो मतलब आवश्यकता के अनुसार जो भोजन में परिवर्तन किया जाता है, चाहे उसकी पोषक तत्वों में किया जाए, चाहे उसकी तरलता में किया जाए या फिर उसके स्वाद में किया जाए, मसालों में किया जाए या फिर रेशों की मात्रा में किया जाए, तो ये आपका आहारी संशोधन कहलाता है। जैसे जैसे एक गर्भवती महिला को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भोजन में अधिक प्रोटीन को सम्मिलित कर दिया जाता है। यहाँ तो हमने देखा क्या, गर्भवती महिला की। कोई भी आप रोग ले लीजिए, जैसे अभी हमने क्या कहा आपको, किडनी से बताया। अगर कोई व्यक्ति किडनी रोग से पीड़ित है, मतलब किडनी रोग क्या, किडनी की समस्या से ग्रसित है, तो हमें उसके खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं देना है। आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि आप उससे खाद्य पदार्थ में से उस चीज़ को हटा ही लें जो उसको नुकसान कर रहा है। हमें उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो भी बढ़ा देना है। जैसे कोई एनीमिया से पीड़ित है, जो हमारा लौह रक्ताल्पता है, अगर कोई उससे पीड़ित है तो हमें उसके भोजन में लौह तत्व को बढ़ाना होगा। जैसे आपके विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, तो हमें पर्नीशियस एनीमिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके भोजन में विटामिन बी 12 मिला देना चाहिए। आपको पता है कि जो विटामिन बी 12 है, ये एक जटिल संरचना होती है। इसका पाचन हमारे शरीर में आसानी से नहीं होता है। 3 से 4 घंटे में इसका पाचन होता है और इसके पाचन के लिए हमें आई फैक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि विटामिन बी 12 के पाचन में मदद करता है। या हम बोले तो विटामिन बी 12 के पाचन के लिए हमें आई फैक्टर की ज़रूरत होती है।
साथ ही साथ जो हमारा विटामिन B12 है, इसमें हमें कोबाल्ट देखने को मिलता है, जो कि 4% लगभग पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो साइनोकोबालामिन होता है। ठीक? ये इतना आपने साथ ही साथ परनीसियस के बारे में भी समझ लिया, यानी कि विटामिन B12 के बारे में समझ लिया। ठीक? अब आपने देखा कि जो हमें जैसे हमें आहार की आवश्यकता होगी, हम उसी हिसाब से अपने आहार में परिवर्तन करेंगे। अगर किसी चीज़ को हमें अपने आहार में घटाना है, तो हम उसको घटाएँगे। अगर किसी चीज़ की वृद्धि करनी है, तो हम उसकी वृद्धि करेंगे। यही आपका आहारीय संशोधन कहलाता है। ठीक? ये तो आपने समझ लिया आहारीय संशोधन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ अपने। अगला टर्म आ जाता है आपका चिकित्सीय आहार। ये आपको सुनने में सारी चीज़ें लगभग-लगभग एक सी लग रही होंगी कि नैदानिक पोषण क्या है, चिकित्सीय आहार क्या है, संशोधित आहार क्या है, साथ ही साथ आहार की क्या है, सारी चीज़ें खिचड़ी सी बन रही होंगी। लेकिन आप फिर से एक बारी से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, थोड़ा बहुत आपको डिफ़रेंस हर चीज़ में देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं चिकित्सीय आहार की, इसका उपयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीज के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए किया जाता है। ये जो आपका चिकित्सीय आहार है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए किया जाता है। अब वो परिस्थितियाँ कौन-कौन सी हो सकती हैं, जिनमें आप चिकित्सीय आहार का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका आता है दस्त आता है, उल्टी आता है, भोजन से एलर्जी आता है, आरक्तता हो गया, बुखार हो गया, आंत्र ज्वर हो गया, क्षय रोग, तपेदिक, टीबी, राजयक्ष्मा, ये सारे रोग इसी मतलब क्षय रोग को ही इन सारे नामों से जाना जाता है। कितना? एक तो आपने क्षय रोग समझा ही, दूसरा आपने समझा टीबी, तीसरा है आपका तपेदिक, चौथा है आपका राजयक्ष्मा। इतने सारे नाम हैं इसके क्षय रोग के। फिर अगला है अल्सर भी हो सकता है, अति अम्लता भी हो सकता है, हृदय में जलन हो सकता है, मिर्गी है, एड्स है, कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, मोटापा हो गया, जलन हो गया, उपापचय कोई गड़बड़ी हो गई, किडनी में कोई समस्या हो गई, लीवर में कोई समस्या हो गई या फिर अग्नाशय में कोई गड़बड़ी हो गई, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम चिकित्सीय आहार को प्रदान करते हैं। चिकित्सीय पोषण का सरोकार चिकित्सीय पोषण का सरोकार विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों की पोषण आवश्यकताओं से है। आपने खुद ही इतना ऊपर इतना ज़्यादा रोग देख लिया, तो इन सभी के पोषण आवश्यकताओं से इसका संबंध होता है। ठीक? ये आपने समझ लिया चिकित्सीय आहार के बारे में। अगर हम अब इसके आगे थोड़ा-सा समझें, तो रोग की रोकथाम का क्या अर्थ होता है? एक टर्म आपका ये भी होता है कि रोग की रोकथाम। अब रोग की रोकथाम से क्या आशय है, क्या अर्थ होता है? इसको भी थोड़ा-सा समझते हैं। अब थोड़ा-सा हम समझते हैं रोकथाम के बारे में। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन और पानी की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, टीके हो गए, दवाइयों के उपयोग से रोगों का उपचार, संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को अलग रखना, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हालाँकि ये सब हम जानते हैं। हमें पता है कि अगर कोई मरीज़ है अगर वो संक्रामक रोग से ग्रसित है, तो हमें उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उसके कमरे को अलग रखना चाहिए, उसके बिस्तर को अलग रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, पानी स्वच्छ पीना चाहिए, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, टीके हमें लगवाने चाहिए, दवाइयों का हमें उपयोग करना चाहिए। इन्हीं सभी माध्यमों से हम रोग का उपचार कर सकते हैं, रोग की रोकथाम कर सकते हैं। भारत में असंक्रामक रोग प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। मतलब
ये जो भारत है, भारत में आज संक्रामक रोग जो हैं, ये स्वास्थ्य समस्याओं का बहुत ज़्यादा कारण बनते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य में सुधार रखकर, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखकर, टीके आदि के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। ठीक? तो ये बड़ा बेसिक सा शब्द था जो कि हमें वैसे भी पता रहता है। आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं थोड़ा-सा पोषण परामर्श सेवा। अब ये पोषण परामर्श सेवा क्या है? ज़रा-सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पोषण परामर्श से व्यक्ति अपने शरीर के लिए आवश्यक और उपयोगी आहार नियोजन की जानकारी प्राप्त करता है। परामर्श परामर्श आपको पता ही है, यानी कि कोई आपको परामर्श देगा, आप उससे जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए अपने आहार नियोजन की जानकारी को आप प्राप्त करेंगे। पोषण केंद्र की मदद से माता-पिता अपने शिशुओं को बेहतर पोषाहार व बच्चों में कुपोषण की स्थिति की भी जानकारी ले सकते हैं। तो जो ये परामर्श आपको परामर्श दिया जाता है, तो एक पोषण केंद्र होता है, जहाँ पर ये लोगों को परामर्श दिया जाता है। तो उस पोषण केंद्र की मदद से जो माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पोषाहार की जानकारी ले सकते हैं। बच्चे में कुपोषण की स्थिति को भी जान सकते हैं। पोषण मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी स्वास्थ्य पेशेवर को पोषण परामर्शदाता कहा जाता है। किसको परामर्शदाता कहा जाता है? जो पोषण मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, उनको पोषण परामर्शदाता कहा जाता है। ये जो पोषण केंद्र है आपका, यहीं पर आपको एक जो लोग होते हैं, जो वहाँ पे स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, वो आपको पोषण संबंधी परामर्श देते हैं। इन्हीं को आप पोषण परामर्शदाता के नाम से जानते हैं। आप इनसे अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, हमें किस प्रकार का आहार ग्रहण करना है, इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक उचित उचित पोषण के बारे में, एक अच्छे पोषण के बारे में जान सकते हैं, एक बेहतर पोषण के बारे में समझ सकते हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों में कुपोषण की स्थिति को भी पहचान सकते हैं। ठीक? तो ये जो आपका पोषण केंद्र है, यहाँ पर पोषण परामर्श दिए जाते हैं। ये आपका था पोषण परामर्श, जो आपका पोषण परामर्श सेवा है। अब अगर हम अभी थोड़ा-सा और बचा है, इसी में थोड़ा-सा समझते हैं। जो परामर्शदाता हैं, परामर्शदाता और व्यक्ति उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जहाँ पोषण परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मतलब जो उस व्यक्ति के जो परामर्शदाता हैं और व्यक्ति, वो लोग उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं, जहाँ पर पोषण परिवर्तन की आवश्यकता होती है और वर्तमान भोजन की प्रवृत्ति को संशोधित करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आपका आरडीए है, पुराने वाले आरडीए से और अब वाले आरडीए में कुछ न कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो समय के साथ हमारी आवश्यकताएँ भी बदलती हैं, तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही जो ये आरडीए है हमारा तैयार किया जाता है। जैसे आपको पता है कि पहले जो हमारा भोजन हुआ करता था, उसमें हमें अधिकतर मात्रा में क्या लेना होता था? जैसे हमें अनाज को सबसे ज़्यादा मात्रा में लेना होता था। लेकिन लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी हमें फल और सब्जियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। यानी कि हमें अनाज से ज़्यादा अपने खाद्य पदार्थ में फल और सब्जियों को सम्मिलित करना है। तो जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ती है व्यक्तियों के, जो इनकी आवश्यकता है उसमें परिवर्तन होता है, तो हमें अपनी भोजन की प्रवृत्ति में भी चेंज करना पड़ता है। ठीक? आप कह रहे थे कि आपको आरडीए करवाना है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आरडीए आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवा दूँ। आरडीए आपके लिए मैं तैयार करूँगी, क्वेश्चन के माध्यम से आरडीए आपको करवाऊँगी। वैसे चार्ट पढ़ाना थोड़ा-सा ये बहुत लेंदी है और हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि चेंज हुई हैं, हम उनको क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक? अभी अगला पॉइंट आपका आ जाता है पोषण स्थिति। पोषण स्थिति क्या है? ज़रा-सा हम इसके बारे में समझते हैं। वैसे समझ हम रहे हैं सबके बारे में, थोड़ा ही थोड़ा करके हमारा बहुत हो जा रहा है। पोषण स्थिति क्या है?
जब व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है, तब वह सुपोषण की स्थिति में रहता है। इस स्थिति में व्यक्ति में आहार द्वारा सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व उचित एवं वांछित मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो पोषित व्यक्ति के शरीर में सभी पोषक तत्वों का ठीक ढंग से उपयोग होता है। ये आपको पोषण स्थिति क्या समझना है? पोषण स्थिति वही है जब व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार मिलते हैं। उचित मात्रा में संतुलित आहार मिलते हैं तो वही आपका सुपोषण कहलाता है। जैसे आपको आहार में जो पोषक तत्व हैं, इनको आपको सही अनुपात में लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सही परिभाषा क्या होती है एक संतुलित आहार की? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपस्थित होते हैं, वही आपका संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा ना हो कि आपको प्रोटीन की बजाय आपने जो आपको ये कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, या आपने प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ले ली, या फिर आपने फैट ही बहुत ज़्यादा ले लिया। तो हर एक चीज़ आपके भोजन में होना चाहिए, लेकिन वो एक सही अनुपात में होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व हमारे खनिज और ये विटामिन होते हैं। इन्हें हमें सूक्ष्म मात्रा में लेना होता है। सूक्ष्म तो हैं, लेकिन अगर ये आपके शरीर में थोड़ा से भी इनकी ज़्यादा मात्रा हो गई, तो ये आपके शरीर में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। तो हमारे जो ये आप क्या देख रहे हैं, पोषण स्थिति। पोषण स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें आप पोषक तत्वों को सही मात्रा में वांछित जितनी आवश्यकता है उचित मात्रा में ही लेते हैं, यही आपका पोषण कहलाता है। ठीक? अगला पॉइंट है आपका अल्प पोषण। अल्प पोषण क्या है? जैसे आपने क्या भी लिया, अभी आपने सुपोषण लिया यानी कि पोषण की स्थिति देखी। अब इसी में अगर पोषक तत्वों की मात्रा कम है तो वो अल्प पोषण होगा, और अगर पोषक तत्वों की मात्रा आपने अधिक ली है तो वो आपका अतिपोषण होगा। यहाँ पर हम अल्प पोषण को समझते हैं, वह स्थिति। अल्प पोषण जो है वह स्थिति है जिसमें जिसमें शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, क्योंकि खाने को ही पर्याप्त नहीं है, या व्यक्ति सही व उचित खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करता या नहीं खाता, खाया हुआ आहार उसके शरीर में नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में अल्प पोषित व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। वैसे आपने ये आपकी एनसीईआरटी जो बेस्ड बुक है, उसी की ही ये लाइन है कि भारत जो है हमारा वो दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। दोहरा कुपोषण क्या है? एक तो यही आपका अल्प पोषण है, और दूसरा है आपका अतिपोषण। जहाँ अल्प पोषण में व्यक्ति को खाने के लिए नहीं है, वो इसलिए रोग से ग्रसित हो रहा है, बीमारियों से घिर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एक तबका ऐसा है जो कि अत्यधिक खाने की वजह से बीमार हो रहा है। वो उसकी जीवन शैली ऐसी हो गई कि बस वो खाते जा रहा है और ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। जैसे वो फैट बहुत ज़्यादा ले रहा है, जंक फूड ज़्यादा ले रहा है, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहा है, और वर्कआउट है ही नहीं कुछ। तो वो क्या है, वो अलग से बीमार होगा, मतलब वो अति पोषण से ग्रसित होगा। लेकिन वहीं हमारा एक तबका है जिसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, और वो भूखे पेट सो रहा है। तो ऐसे में वो अल्प पोषण से ग्रसित हो जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्प पोषण उसी को हो जिसको खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अल्प पोषण से वो भी व्यक्ति ग्रसित हो सकता है जो खाने को तो पेट भर मिल रहा है, लेकिन सही चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं, जिस चीज़ की उसको आवश्यकता है वो नहीं मिल रहा है, बस वो खाए जा रहा है, अपना पेट भरे जा रहा है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी हो, किसी रोग से ग्रसित हो, तो जो भोजन है उस भोजन का उसके शरीर में पाचन नहीं हो रहा हो, या फिर भोजन में जो पोषक तत्व हैं उसके शरीर में वो डाइजेस्ट ना हो रहे हों, उनका पाचन ना हो रहा हो, वो उस शरीर में ना लग रहे हों। तो कोई भी कारण हो सकता है व्यक्ति के अल्प पोषण से ग्रसित होने में।
अल्प पोषण में ही आपने क्या देखा था, पीसीएम या फिर पीईएम। ज़रा मुझे इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा, पीसीएम और पीईएम का। हालाँकि मुझे पता है आपको याद होगा ज़रूर, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। अब अगर हम थोड़ी-सी बात करें कुपोषण की, कुपोषण कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। इनके कारणों में आहार की कमी, पाचन की अवस्थाएँ या कोई अन्य रोग शामिल हो सकता है। कुपोषण वही है जब आपको संतुलित आहार यानी कि जब आपको पोषक तत्वों की मात्रा आपके शरीर में नहीं पहुंच पाती है। अब चाहे वो इसका कारण क्या हो सकता है, चाहे वो इसका कारण अतिपोषण हो सकता है या अल्प पोषण। ये अतिपोषण और अल्प पोषण ये दोनों ही आपके कुपोषण में ही आते हैं। चाहे आपने अधिक खाया हो, आपको अतिपोषण हुआ हो, तब भी आप कुपोषण में ही आएँगे। अगर आपने कम खाया है, कुछ नहीं खाया है, आप अल्प पोषण से ग्रसित हैं, तब भी आप कुपोषण के ही अंतर्गत आते हैं। कुपोषण आपको पता ही है, अभी आपने ये लाइन सुनी कि कुपोषण हमारा भारत जो है वो दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। कौन-सा एक? अल्प पोषण और एक अतिपोषण, ठीक? तो आई होप कि आपको सुपोषण, कुपोषण और अल्प पोषण, अतिपोषण समझ में आया होगा, ठीक? आगे के कुछ टर्म को समझते हैं। जन स्वास्थ्य। अब ये जन स्वास्थ्य क्या है? थोड़ा-सा हम इसको समझते हैं। जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम करने के लिए विज्ञान और कला का नाम जन स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य कहलाता है। ये बताइए, जैसे जन स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जैसे हमारे स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही जन स्वास्थ्य या समुदाय स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो होगी सरकार। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए ज़िम्मेदार वो व्यक्ति होता है, लेकिन जन समुदाय के स्वास्थ्य के लिए ज़िम्मेदार कौन होती है? सरकार होती है। तो जन स्वास्थ्य क्या है? जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम करने के लिए विज्ञान और कला का नाम ही जन स्वास्थ्य या फिर लोक स्वास्थ्य कहलाता है। जन स्वास्थ्य में ही आपका टीका वगैरह लगवाया जाता है। आपको पता है कि जैसे कोविड क्या था, कोविड के समय टीके लगवाए जा रहे थे, अगर टीका नहीं पहुँच पा रहा था तो किसकी ज़िम्मेदारी थी? सरकार की ज़िम्मेदारी थी। सरकार ने लाया, टीका लगवाया, ठीक? लेकिन आपको कोई जैसे आप बीमार होते हैं अपनी आदतों की वजह से, आपने स्वच्छता नहीं की, आपने देखभाल नहीं किया, आपने सही पोषण नहीं लिया, तो ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति स्वयं ज़िम्मेदार होता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका जन पोषण। अब ये जन पोषण क्या है? ज़रा इसके बारे में समझते हैं। समाज में समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण कहलाता है। मतलब इसमें भी वही बात किया गया है, जन का मतलब लोगों का एक समुदाय कह सकते हैं। तो समाज के संगठित प्रयासों के द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की जो कला और विज्ञान है, वही आपका जन पोषण के नाम से जाना जाता है। अगला टर्म है आपका राष्ट्रीय पोषण नीति। अगर हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझें, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है। अब ये राष्ट्रीय पोषण नीति क्या है? तो यह नीति, जो आपका राष्ट्रीय पोषण नीति है, यह नीति देश की जनसंख्या की पोषण संबंधी स्थिति को प्रस्तुत करती है और पोषण स्तरों, विशेषकर महिलाओं, किशोरियों और बालिका शिशु तथा 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की एक व्यापक रणनीति है। मतलब ये जो एक क्या है, योजना है, ये एक प्रकार से एक योजना है। यह नीति देश की जनसंख्या की पोषण संबंधी स्थिति को प्रस्तुत करती है। ये बच्चों के यानी कि जो पोषण स्तर में जो विशेषकर जो महिलाएँ हैं, जो
किशोरियाँ हैं, बालिका शिशु हैं या फिर जो 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है। और ये देश में अल्प पोषण की व्यापक व्याप्ति को तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता पर उसके घात प्रभाव की समस्या को हल करने की ज़रूरत पर बल देती है। किस पर? यानी कि ये जो देश में अल्प पोषण की जो व्यापक व्याप्ति है, मतलब जो इतने लोग अल्प पोषण से ग्रसित हो रहे हैं और लोगों के जीवन की गुणवत्ता, उत्पादकता, उसके घातक प्रभाव को की समस्या को हल करने की ज़रूरत पर बल देते हैं। ठीक? कुल मिलाकर ये जो आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं, महिलाएँ, बच्चे, बच्चियाँ, छोटे बच्चे, इन सब के पोषण में सुधार लाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। अब आगे अगर हम बात करें तो आता है हमारा पोषण कार्यक्रम। पोषण कार्यक्रम क्या है? ज़रा हम इसको समझते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। यानी कि जो हमारे भारत में कुपोषण की समस्या हो गई है, इसी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने पोषण अभियान की शुरुआत की थी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। कब हुआ? तो 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू शहर में किया गया। 8 मार्च से कुछ और आपको याद आ रहा है? 8 मार्च से आपको याद आ रहा होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन में के अंतर्गत कुपोषण की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने पोषण अभियान की शुरुआत की। कब की? 8 मार्च 2018 को इसने शुरुआत की। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू शहर से इसने शुरुआत की। ठीक? अगला पॉइंट है और आज का आपका लास्ट पॉइंट है समुदाय। समुदाय के बारे में अगर हम समझें तो समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है और जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, वही समुदाय कहलाता है। हालांकि सामुदायिक विकास के बारे में आपने पढ़ रखा है और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, तो वहाँ पर फिर से हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस हम समुदाय को समझते हैं। समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। हम की भावना इसमें आपको देखने को मिलती है। जो आपका समुदाय होता है, समुदाय में आपको हमेशा हम की भावना का विकास देखने को मिलेगा तथा जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, वही आपका समुदाय कहलाते हैं। तो ये आपने कुछ बेसिक से टर्म थे जिसे आपने समझे। हमने देखा कि समुदाय क्या है, क्या नहीं। ठीक? अगर आपका इसमें कुछ पॉइंट बच रहा हो तो उसे हमें अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक? ये हमारे न्यूट्रिशन साइंस के जो छोटे-मोटे टर्म थे, हमने उनको समझ लिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सटेंशन एजुकेशन। बाकी आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके नोट्स तैयार कर लेंगे हम, उसके बाद उसकी क्लास करवा देंगे। रहा आपकी आरडीए का सवाल, तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक? तो ये हमने न्यूट्रिशन साइंस की पूरी 50 क्लास कर ली है। आप लोग अगर पूरी क्लास नहीं लिए हैं तो एक बार जाकर रिवीजन ज़रूर करिएगा। अगर आपने क्लास लिया है तो भी आप जाकर रिवीजन करेंगे, अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जाएँगे और क्लास लेंगे, नोट्स बनाएँगे। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।